नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में हमें आदिकाल को लिखने में जो समस्याएं आती है उसके बारे में हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। इस अध्याय से पूर्व हमने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कर लिया था और उस काल विभाजन में पहला काल आदिकाल के रूप में माना गया था। इस आदिकाल को लिखने में क्या क्या समस्या आई, इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे। आदिकाल हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल है। देखते हैं समस्याएं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके बीए और एमए की परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए। सबसे पहली समस्या आई वह यह थी कि इसकी प्रारंभिक सीमा क्या हो। काल विभाजन हमने किया और इस काल विभाजन में हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रारंभिक सीमा अर्थात कहाँ से शुरू हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास, यही सबसे बड़ी समस्या इसके सामने आई। और इसमें विभिन्न साहित्य के इतिहासकारों के बीच में पर्याप्त मतभेद रहे, विवादों और विभिन्नताओं के प्रश्न उठे। आइए जानते हैं कि क्या क्या समस्या आई और किस विद्वान ने क्या क्या कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को संवत 1050 से माना। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 1000 ईस्वी से माना और डॉक्टर नगेंद्र ने 7वीं शताब्दी के मध्य अर्थात 650 ईस्वी के आसपास से माना और भागीरथ मिश्र जी ने गुरु गोरखनाथ की रचनाओं से अर्थात 10वीं सदी के अंत से आदिकाल का प्रारंभ माना। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी इसको 1000 ईस्वी से आदिकाल की प्रारंभिक सीमा मानते हैं। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि 700 ईस्वी कोई 650 ईस्वी, कोई 1050 विक्रमी संवत अर्थात 993 ईस्वी, अलग अलग वर्ष से हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रारंभ माना है। तो यह बहुत ही विवादों को जन्म देता है कि आखिर ऐसा क्या है कि प्रारंभिक सीमा निर्धारण में समस्या आ रही है। कहाँ से हम हिंदी साहित्य का आरंभ माने। इसका मूलभूत कारण है कि भाषा एक दिन में परिवर्तित नहीं होती, भाषा के निर्माण में वर्षों लगते हैं। तो हिंदी भाषा का निर्माण, जो हिंदी हम जिस रूप में देख रहे हैं और जिसे हम हिंदी कहते हैं, उस तरह की भाषा का निर्माण अपभ्रंश से हुआ। तो अपभ्रंश से हिंदी के निर्माण में जो समय लगा, उस समय कुछ पद्य हिंदी जैसे दिखते हैं और कुछ पद अपभ्रंश जैसे दिखते हैं और कुछ उनके मध्य की भाषा के जैसे दिखते हैं। इस तरह से हिंदी भाषा में लिखे ग्रंथ छांटना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है, या हिंदी की प्रवृत्ति छांटना भी, उसका एक मानक बनाना भी एक बहुत मुश्किल काम है। इसमें विद्वानों की एक राय नहीं हो सकती। इसलिए हिंदी साहित्य की प्रारंभिक सीमा का निर्धारण एक बहुत बड़ी समस्या है। कुछ सरहपा से हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हैं, उसे प्रथम कवि मानते हैं। डॉक्टर भागीरथ मिश्र गोरखनाथ की रचनाओं से मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र 8वीं सदी के बौद्ध सिद्धों के साहित्य से मानते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि अलग अलग भाषा के प्रति और अलग अलग कवियों के प्रति और उसकी भाषा के प्रति विद्वानों का अलग अलग मत है। अब वर्तमान में क्या स्थिति है? तो वर्तमान में लगभग अधिकांश विद्वान 693 ईस्वी और 779 ईस्वी
769 ईस्वी, माफ़ कीजिएगा, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि निर्धारित करते हैं। अब प्रथम कवि है तो इससे पहले भी हिंदी भाषा का और साहित्य को लिखा गया होगा, इसलिए 650 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है। हाँ, इसमें अपभ्रंश का योगदान है, अपभ्रंश का साहित्य लिखा गया और हिंदी में भी अपभ्रंश सम्मिलित है। इस तरह की भाषा को अवहट्ट, पूर्व हिंदी, पुरानी हिंदी आदि नाम भी दिए गए। इस तरह से प्रारंभिक सीमा का निर्धारण करना बहुत ही मुश्किल काम है। आइए हम देखते हैं किस विद्वान ने क्या कहा, आपके लिए एक नोट्स हो जाएगा। 693 ईस्वी से डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने माना था। 769 ईस्वी यानी 8वीं शताब्दी से राहुल सांकृत्यायन जी ने माना था। और 700 से 1400 ईस्वी के मध्य डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना है। 643 ईस्वी से 1389 ईस्वी तक मिश्र बंधु, जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद लिखा था, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र जी थे, इन्होंने 643 ईस्वी से माना। रामचंद्र शुक्ल जी ने 1050 विक्रमी संवत, और इसको अगर हम ईस्वी में बदलें तो 993 ईस्वी से हमने माना। इसी तरह से अगर हम देखें 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना। 7वीं सदी के मध्य से अर्थात 796 से 1418 ईस्वी तक डॉक्टर नगेंद्र ने माना। 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने माना। इस तरह से हम देखते हैं कि, और यही अगर डॉक्टर नगेंद्र के देखें तो 8वीं सदी के बौद्ध सिद्धों के साहित्य से हिंदी साहित्य का आदिकाल माना डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर भागीरथ मिश्र, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, गोरखनाथ की रचनाओं में जो कि 10वीं शताब्दी के आसपास लिखी गई थी, से हिंदी साहित्य का आदिकाल माना। तो इतने सारे विविध विद्वानों के विभिन्न मतों से यह विवादित रहा, और आपके सामने मैंने सभी विद्वानों के मत प्रस्तुत कर दिए हैं। आगे हम बात करते हैं कि न केवल आदिकाल का प्रारंभ विवादित रहा, जबकि आदिकाल की जो अंतिम सीमा है उसका निर्धारण करने में भी कठिनाइयाँ प्रस्तुत हुई। अब क्या कठिनाइयाँ प्रस्तुत हुई, आइए समझते हैं। आदिकाल की जो अंतिम सीमा है उसको अगर जॉर्ज ग्रियर्सन की अगर हम बात करें तो 1400 ईस्वी से मानते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। मिश्र बिंदु, माफ़ कीजिएगा, अंतिम सीमा, और मिश्र बिंदु अंतिम सीमा 1389 ईस्वी मानते हैं। रमाशंकर रसाल जी 1343 ईस्वी मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी 14वीं शताब्दी के मध्य यानी लगभग 1350 ईस्वी के लगभग मानते हैं इसको। इसी तरह से अगर हम बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1375 विक्रमी संवत यानी कि 1318 ईस्वी, अगर मैं इसको बदलूं विक्रमी संवत को तो ये 1318 ईस्वी आता है, तो 1318 ईस्वी से मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 1400 ईस्वी से मानते हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी 1350 ईस्वी से मानते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि 1375, 1350, 1318, 1389, 1400 यानी कि 1300 से लेकर 1400 ईस्वी के बीच में लगभग सब एक राय है। इसका मतलब इसमें इतनी ज़्यादा समस्या नहीं जितनी कि आदिकाल के प्रारंभ में थी। आदिकाल का प्रारंभ में विवादित समय था, वो बहुत अधिक था। तो इसमें हम कह सकते हैं कि किसी एक ग्रंथ से या किसी एक निश्चित तारीख से आदिकाल का अंत नहीं मान सकते, क्योंकि वह प्रवृत्तियां आगे भी चलती रहती हैं। चूँकि वह प्रवृत्तियां आगे चलती रहती है और एकदम से बंद नहीं होती है, इसलिए लगभग 100 या 50 वर्षों का समय इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो अधिकांश विद्वान आजकल के 1350 ईस्वी के आसपास से आदिकाल का अंत मानते हैं।
आपने इस समस्या को समझा और इसके आदिकाल की जो अंतिम सीमाएं हैं वो इस में आपको देखने को मिल जाएगी। इस चित्र में आप देखकर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगली समस्या के बारे में। अगली समस्या ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न उभर कर सामने आता है कि आदिकाल के ग्रंथों की प्रामाणिकता। आदिकाल के जो ग्रंथ हैं क्या वह प्रामाणिक हैं? यह समस्या भी सामने निकल कर आती है। आदिकाल के ग्रंथ में कई सारे ग्रंथ हैं जो कि मिले ही नहीं हैं। अब समस्या क्या है? समस्या ये है, पहली समस्या है कि प्रामाणिकता कैसे उठी कि पहली बात तो कई सारे ग्रंथ तो मिले ही नहीं, उसकी पांडुलिपियाँ ही नहीं मिली है। और पांडुलिपि तो फिर कैसे निर्धारित किया? तो किसी और ग्रंथ में उसका वर्णन मिल गया, तो बस उस वर्णन के आधार पर हमने उसको लिया। तो पहली बात तो वह मिले नहीं है। दूसरी बात, जो मिले हैं उसकी भाषा और शैली, भाषा और शैली के आधार पर और उसके अंदर जो वर्णन है उसके आधार पर आदिकाल का मानना मुश्किल जान पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर पृथ्वीराज रासो ही ले लें तो उसमें कई ऐसे राजाओं का वर्णन है जो कि उस समय नहीं थे, जो कि 1700 ईस्वी के आसपास थे। अब 1700 ईस्वी के आसपास के राजाओं का वर्णन आदिकाल जो कि लगभग 650 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक के मध्य का समय है, वह रचनाओं में उसका वर्णन कैसे मिलेगा? अर्थात ऐसी रचनाएं या तो अप्रामाणिक है या उसमें क्षेपक जोड़े गए हैं, अर्थात उसमें बाद में कुछ और चीज़ लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार जोड़ ली है। तो यह जो बात है, यह बात आदिकाल के ग्रंथों की प्रामाणिकता की समस्या के अंतर्गत आती है। चाहे आलाखंड ले लो। अब आलाखंड को परमाल रासो कहते हैं। अब परमाल रासो वास्तव में प्राप्त नहीं हुआ है, आला के रूप में ये गाया जाता है, तो आलाखंड के रूप में ये प्रकाशित हुआ है। अब चूंकि आलाखंड में वर्तमान भाषा और वर्तमान घटनाएं भी शामिल हो गई है, वर्तमान घटनाएं भी शामिल हो गई है, इसलिए हम आलाखंड या परमाल रासो की प्रामाणिकता पर भी संदेह करते हैं। विजयपाल रासो भी पूरी तरह से प्राप्त नहीं है, तो हमीर रासो भी प्राप्त नहीं, बस इसका वर्णन केवल 2 छंदों में मिलता है, वो भी प्राकृत पेंगलम में। तो इस तरह से आदिकाल के ग्रंथों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। यह एक समस्या है। अगर ये संदिग्ध है तो इसके बारे में हम प्रवृत्ति निर्धारित करेंगे, यह भी संदिग्धता की घेरे में आ जाएंगे। अब अगली समस्या आती है नामकरण की समस्याएं। ये तीसरा प्रश्न जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। विद्यार्थियों इस वीडियो को पूरा देखिए। यह नामकरण की समस्या अक्सर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की फाइनल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप इस को आप अच्छी तरह से ध्यान से देखें और साथ ही साथ हमारे ज्ञान बढ़ाने के लिए भी बहुत उपयोगी है। आप इसी तरह से वीडियो देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए समझते हैं नामकरण की समस्याएं। नामकरण किसका? आदिकाल का नामकरण। अब आप तो कहेंगे सर आदिकाल कह दिया छुट्टी हो गई, आदिकाल का नामकरण हो गया। नहीं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। अब उनके नाम के आधार अलग अलग हैं, सब अपने अपने आधार पर उस नामकरण की सार्थकता बताते हैं। आइए जानते हैं कि किस व्यक्ति ने क्या नाम दिया है। ये आपके सामने प्रस्तुत है एक तालिका। देखिए, रामचंद्र शुक्ल जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास लिखकर अमर हो गए हैं, इनके इतिहास को बहुत ज़्यादा पढ़ा गया है और मूलतः ढांचा जो हमारे इतिहास का आज हम देखते हैं वह इन्हीं के ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया गया है। इन्होंने नाम दिया इसको वीर गाथा का, क्योंकि वीरों की गाथा गाई गई, इन्होंने नाम दिया। इन्होंने रासो ग्रंथ के आधार पर जिसमें चरित्र थे, विभिन्न राजाओं के वीरताओं के वर्णन थे, इसके आधार पर
इन्होंने इसे वीर गाथा काल नाम दिया। आइए अब हम जानते हैं अगला काल, जिसे हम कहते हैं सिद्ध सामंत काल। यह राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा। राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा कि इस काल में सिद्ध और सामंतों के, सिद्धों ने और सामंत के दरबारी वातावरण में कवि पले, अर्थात सिद्धों ने कविता लिखी या सामंती वातावरण में कविता लिखी गई, इसलिए इस काल को उन्होंने सिद्ध सामंत काल संज्ञा दी गई। उनका तर्क अपने हिसाब से सही है। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी का तर्क अपने ग्रंथों के आधार पर सही है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसे संधि काल और चारण काल नाम देते हैं। संधि काल एवं चारण काल नाम डॉक्टर राम कुमार वर्मा देते हैं, और वह इसका कारण बताते हैं कि चूंकि इस काल में अपभ्रंश और हिंदी भाषा विकसित हो रही थी और अपभ्रंश धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। तो अपभ्रंश से हिंदी बनने की जो प्रक्रिया थी भाषा की, इस कारण से इसे संधि काल नाम दिया। और चूंकि चारणों ने इस काल का साहित्य लिखा, इसलिए चारण काल नाम दिया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इन्होंने नाम दिया बीज वपन काल। इनके नामकरण का आधार था कि इस काल में हिंदी साहित्य या हिंदी भाषा में लिखने के बीज पड़े, बीज बोए गए, इसलिए ये बीज वपन काल है। और ये प्रवृत्तियाँ जो उस काल की प्रवृत्तियाँ हैं वो अब हम हमारे साहित्य में देखते हैं, इसलिए इसे बीज वपन काल नाम दिया गया। मिश्र बंधु, जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद लिखा, इन्होंने इसका नाम आरंभिक काल दिया। अपभ्रंश काल नाम दिया, जो कि हमारे हिंदी साहित्य के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने इसे अपभ्रंश काल नाम दिया। धीरेन्द्र वर्मा जी ने भी इसे अपभ्रंश काल नाम दिया। अब हम देखते हैं अगला नामकरण। आप देखिए नामकरण बहुत सारे लिखे हुए हैं, फिर भी हम विचार करते हैं अपभ्रंश काल क्यों नाम दिया गया। अपभ्रंश काल क्योंकि इस काल में अपभ्रंश भाषा में साहित्य लिखा गया और उसकी अधिकता थी, इसलिए अपभ्रंश काल नाम दिया गया। संक्रमण काल नाम से जाहिर है कि अपभ्रंश से हिंदी भाषा में परिवर्तन, अर्थात ये एक संक्रमण काल था। भाषा एक जगह से दूसरी ओर, अपभ्रंश से हिंदी की ओर संक्रमित हो रही थी जनभाषा, इसलिए इसे अपभ्रंश काल नाम दिया गया। रमाशंकर शुक्ल रसाल अंधकाल या बाल्यावस्था काल नाम दिया गया। अंधकाल का अर्थ है कि अभी प्रवृत्तियां स्पष्ट नहीं हैं, अभी तीर अंधेरे में मारे जा रहे हैं, परंतु ये नाम उचित नहीं लगा। बाल्यावस्था काल, प्रारंभिक की जगह उन्होंने बाल्यावस्था कर दिया। इसके अलावा इसमें कोई विशेष बात नहीं रही। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ही रामचंद्र शुक्ल के जो वीर गाथा काल है उसको संक्षिप्त करके वीर काल कर दिया है। ग्रियर्सन जी ने इसे चारण काल की संज्ञा दी गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चारण काल की संज्ञा ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि चारण काल की संज्ञा किसने दी, ग्रियर्सन जी ने। आदिकाल की संज्ञा जिसे हम आज पढ़ते हैं ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दी है। आधार काल जो नाम है इसे मोहन अवस्थी और सुमन राजे जी ने आधार काल नाम दिया है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जिन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है, प्रारंभिक काल या शून्य काल नाम दिया है। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने अंधकार काल नाम दिया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी का काल नाम दिया गया है। हाँ, इन्होंने अपभ्रंश को या इसकी भाषा को पुरानी हिंदी कहा गया था, ये प्रश्न पूछा जाता है। वासुदेव सिंह ने उद्भव काल नाम दिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस काल के लिए लिखते हैं कि यहाँ व्याघातों का युग था, अर्थात इसमें खूब लड़ाइयाँ थी, बहुत सारे बाधाएं थी, इसलिए इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने व्याघातों का युग कहा गया। और रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का, यानी कि यहाँ की जो लोक की प्रवृत्ति क्या थी उसका पता नहीं चलता इस काल का, क्योंकि हमारे पास साक्ष्य अधूरे हैं, अप्राप्य हैं। इस तरह से ये जो विभिन्न विद्वान थे इन्होंने इसे अलग अलग नाम दिया। अब कौन सा नाम सही माने, समस्या उठती है कि कौन सा नाम सही माने। अर्थात समस्या यह है कि आदिकाल का जो नाम है वह क्या रखा जाना चाहिए। इतने सारे नाम आपके सामने प्रस्तुत हैं, आपके सामने मैंने बताया, उनके आधार बताए कि किस तरह से इन्होंने नामकरण किया।
वर्तमान में सब इसे आदिकाल कहते हैं, क्योंकि इससे एक समय का बोध होता है। आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल नाम देकर ये समय आधारित विभाजन कर दिया गया है। आजकल के जो विद्वान हैं, इतिहास को देखने की दृष्टि है, वो आदिकाल, मध्यकाल और मध्यकाल के 2 टुकड़े कर सकते हैं। पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल करके इसके टुकड़े कर दिए गए हैं। आइए हम जानते हैं आगे और क्या विवाद हैं। चंद्र वरदाई के पृथ्वीराज रासो की नामकरण संबंधी विवाद में विद्वानों का मत। यहाँ पर एक बात बता दूँ, नामकरण नहीं, चंद्र वरदाई जी के पृथ्वीराज रासो के नामकरण नहीं, बल्कि प्रामाणिकता संबंधी विवाद है। यहाँ एक बात, प्रामाणिकता, तो रासो ग्रंथ की प्रामाणिकता, यानी पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक है या नहीं, क्योंकि इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा गया। अब प्रथम महाकाव्य है तो क्या ये प्रामाणिक है? महत्वपूर्ण महाकाव्य है, क्या पता इससे ऊपर पहले भी लिखे गए हों, हमें प्राप्य नहीं हो। और क्या ये महाकाव्य था, आदि प्रश्नों पर चर्चा हुई। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि क्या ये प्रामाणिक है। प्रामाणिक का विवाद कैसे है कि इसके अंदर 69 समय है, 69 समय है, परंतु इसमें कई सारी बातें अतिशयोक्तिपूर्ण लिखी गई हैं। तो इसके बारे में लोगों का तर्क यह है कि ये साहित्य है, इसमें इतिहास खोजना बेईमानी है। बात भी सही है, साहित्य में अगर हम इतिहास की खोज करें तो बेईमानी है। परंतु एक बात ध्यान देने योग्य है कि साहित्य में इतिहास की खोज नहीं हो सकती, परंतु जब हम साहित्य का इतिहास लिखें तो उसका सही काल निर्धारण होना जरूरी है, और यह काल निर्धारण उसके अंदर लिखे तत्वों के आधार पर होना चाहिए। परंतु इसमें जो तत्व लिखे गए हैं, इसमें जो काल दिया गया है, उस काल के राजाओं के अलावा भी आधुनिक काल के राजाओं को इसमें सम्मिलित किया गया। अब यह बात विवाद पैदा करती है। कुछ इसे 17वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया मानते हैं, तो जो अंतिम प्रति मिली है वह भी 17वीं और 16वीं-17वीं शताब्दी से ज़्यादा पुरानी प्रतियां इसकी मिली ही नहीं, इसकी पांडुलिपि नहीं मिली। तो इससे पहले के लिखा है कि नहीं है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। तो अब विद्वानों ने अलग अलग मतों के आधार पर ये माना है। तो इसमें देखिए, जो इसको प्रामाणिक मानते हैं, हम उन विद्वानों के नाम बता रहा हूँ। मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्रबिंदु, जिन्होंने मिश्रबिंदु विनोद लिखी थी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इन्होंने नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित रासों के बृहत्तम रूप को प्रामाणिक माना है। और प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए मोहनलाल विष्णु पंड्या ने जो यहाँ काल संबंधी जो त्रुटियाँ थी, जो विसंगतियाँ थी, उन्होंने इस विसंगतियों को दूर करने के लिए आनंद संवत की कल्पना की और इसे कुछ 70 या 80 साल आगे पीछे करके इसको कोशिश की है प्रामाणिक बनाने की। परंतु कई विद्वान इसे अप्रामाणिक मानते हैं। स्वयं रामचंद्र शुक्ल इसे जाली ग्रंथ बताते हैं। वूलर विद्वान, पाश्चात्य विद्वान थे, वूलर, गौरीशंकर ओझा, देवी प्रसाद, कविराज श्यामलदास, रामचंद्र शुक्ल इसे जाली ग्रंथ बताते हैं। गौरीशंकर ओझा ने तो वैज्ञानिक ढंग से पड़ताल कर इसे अप्रामाणिक सिद्ध कर दिया है। परंतु कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इसे अर्ध प्रामाणिक मानते हैं, जिसमें मुनि जिनविजय और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण नाम है। ये मुनि जिनविजय ने मूल रासों की भाषा का अपभ्रंश बताया और ये कहा कि इसका लघुत्तम संस्करण 1300 छंदों का है और यही मूल रासो ग्रंथ है। माता प्रसाद गुप्त और दशरथ शर्मा ने भी यही मूल रासो ग्रंथ बताया। बाकी सब जो ग्रंथ थे बड़े बड़े, जिसमें बृहत्तम संस्करण जिसमें 69 समय और 16,306 छंद है और नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित है, 1585 में उदयपुर में प्रकाशित भी है, वह अप्रामाणिक है। परंतु जो लघुत्तम
संस्करण है 1300 छंदों का, उसमें काफ़ी हद तक ऐतिहासिक दृष्टि से मेल भी होता है और उसकी सत्यता भी सिद्ध होती है। इस प्रकार प्रामाणिक, अप्रामाणिक और अर्धप्रामाणिक मानने वालों का जो वर्ग है वह मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया और उनकी जो बात है वह आपके सामने प्रस्तुत की। तो आपने 3 प्रश्नों को यहाँ देखा और 3 प्रश्न एक प्रश्न में शामिल हो रहा है, वह है कि आदिकाल के संबंधित क्या क्या विवाद हैं। फिर उसमें 3 प्रश्न हमने देखे, हम जरा दोहरा लेते हैं। पहला प्रश्न था कि आदिकाल का जो काल विभाजन है वह क्या सही है, क्या उसकी प्रारंभिक सीमा सही है, उसके में विभिन्न विद्वानों के मत हमने देखे हैं, आप देख लीजिएगा इसको बार बार। और फिर हमने देखा आदिकाल की जो अंतिम सीमा है क्या यह सही है। इसके बाद हमने आदिकाल के ग्रंथों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए, मिले ही नहीं, अप्राप्यता पर सवाल उठाए। फिर उसकी नामकरण की समस्या आई और विभिन्न विद्वानों में विवाद दिखा। और उसके बाद जो है पृथ्वीराज रासो, जो कि एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है, इसके संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत और उनके प्रामाणिकता का विवाद, नामकरण नहीं प्रामाणिकता संबंधी विवाद है, ये प्रामाणिकता का विवाद है, ये देखा। और इस तरह से हमने आदिकाल से संबंधित सारे विवादों को हमने देखा है। और जिस भी तरह का प्रश्न आए, प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिक है कि अप्रामाणिक बताइए, तो आप इन बातों को लेकर अपनी बात रख सकते हैं। इसी तरह से इस पर प्रश्न बनता है कि आदिकाल के नामकरण की समस्या बताइए, तो आप सारी बात खुलकर अपने अभ्यास पुस्तिका और उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं अपनी समझ के हिसाब से। और आदिकाल के ग्रंथों की प्रामाणिकता के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। और आदिकाल के जो काल निर्धारण या काल विभाजन की समस्या को बताइए, तो काल विभाजन में दोनों आएंगे, प्रारंभिक और अंतिम। और अगर ये कहे कि प्रारंभिक को समझे तो प्रारंभिक बता देना, वरना काल विभाजन में दोनों ही समस्याएं आएगी। आशा है सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी विषय बन पड़ा होगा और जो भी साहित्य प्रेमी हैं, जो भी देख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। और आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।